इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 के सिविक्स के चैप्टर नंबर 3 को, जिसका नाम है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। और यह वीडियो नंबर फर्स्ट इस चैप्टर का। तो आइए हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं कि आखिर हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, सीखना क्या है। तो यहाँ पर हम छोटा सा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का देख लेते हैं, जिसमें हमें यह समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पिछले साल हमने गवर्नमेंट के बारे में ये जाना था कि जो गवर्नमेंट है हमारे देश में वो 3 लेवल पर काम करती है, लोकल, स्टेट और नेशनल लेवल पर। और पिछले साल हमने लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था कुछ डिटेल, और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं स्टेट गवर्नमेंट के बारे में कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो किस तरीके से काम करती है, डेमोक्रेसी में इसका क्या पूरा प्रोसेस है काम करने का। और इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट में जो एमएलए होता है, ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसका क्या रोल होता है, और साथ में मिनिस्टर्स का क्या रोल होता है। और इसके साथ ही जो लोग हैं वो सरकार के सामने अपने व्यूज़ को कैसे रखते हैं, अपने व्यूज़ को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, और सरकार से एक्शन डिमांड कैसे करते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब हम देखने वाले हैं एक एग्जाम्पल के जरिए। हेल्थ का एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, उसके जरिए इन सवालों को जवाब हम देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो एग्जाम्पल है वो ये है, एक छोटी सी कहानी है, होज रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको हम सबसे पहले शॉर्ट में समझ लेते हैं, फिर आगे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बात की गई है एक स्टेट की, और उस स्टेट की 2 लड़कियां हैं जो कि आपस में दोस्त हैं। वो आपस में बात कर रही हैं और वो न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं और बात कर रही हैं कि वो न्यूज़पेपर में लिखा गया है कि उनके स्टेट में वाटर शॉर्टेज की समस्या है, और इसकी वजह से लोग जो हैं वो काफ़ी बीमार हो रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर वो न्यूज़पेपर में पढ़ रही हैं और डिस्कशन भी कर रही हैं। और वहाँ पर आगे वो पढ़ती हैं कि बहुत सारे विलेजेस में जो लोग हैं उनको अनक्लीन वाटर पीना पड़ रहा है ड्रिंकिंग वाटर के रूप में। और इसके साथ ही जो स्ट्रीम्स है वो सूख गए हैं, यानी जो पानी की धारा है जैसे कि नदियाँ हैं वो सूख गए हैं। और इसके साथ ही जितने भी टैंक्स हैं वो भी सूख गए हैं। और जहाँ पर सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पर जो विलेजर्स हैं उनको वाटर बहुत ही ज़्यादा दूरी से लेकर आना पड़ रहा है, ड्रिंकिंग वाटर बहुत ही ज़्यादा दूरी से लेकर आना पड़ रहा है। और इसके साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है पटलपुरम, वहाँ पर जो वाटर है वो लोगों को 3 दिन में एक बार मिल रहा है। और इसके साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर लोग जो हैं वो, यानी कि जो पेशेंट्स है वो बहुत ही ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं। पूरा हॉस्पिटल जो है वो पेशेंट से भरा हुआ है, और इसमें से बहुत बड़ी संख्या उन बच्चों की है जिनको डायरिया हुआ है, एक्यूट डायरिया हुआ है। और इसके बाद वो आपस में डिस्कशन करती हैं कि टीवी न्यूज़ में एक लड़की ने देखा कि 10 लोगों की मृत्यु हो गई है डायरिया की वजह से। वो पूछती है क्या ये पॉसिबल है, क्या कोई डायरिया से मर भी सकता है। तो दूसरी लड़की रिप्लाई करती है कि क्या पता, मैं तो मनाऊंगी कि मुझे ये बीमारी ना हो। तो वो जब वापस अपने घर जाने लगती हैं तो वहाँ पर रास्ते में वो डिस्कशन करती हैं कि एक लड़की की माँ ने कहा है कि तुमको किसी भी तरीके के आइस ड्रिंक नहीं लेने हैं मार्केट से, और उसको उसकी माँ ने समझाया और डांटा कि तुमको अपने हेल्थ के प्रति खुद रिस्पॉन्सिबल होना होगा। और जब वो आगे बढ़ती हैं तो आगे एक पुलिस ऑफिसर, जो महिला पुलिस ऑफिसर है, उनको रोक देती है, उनको आगे नहीं बढ़ने देती है। और वो बताती है इन लड़कियों को कि तुम आगे नहीं जा सकती क्योंकि रोड अभी ब्लॉक्ड है, क्योंकि जो लोग हैं वो एमएलए के रेसिडेंस यानी एमएलए के घर का घेराव कर रहे हैं। तो वो लड़कियां पूछती हैं कि क्या सच में, तो आखिर ऐसा क्या कर दिया उस एमएलए ने कि लोग जो है वो घर का घेराव कर रहे हैं। तो पुलिस ऑफिसर जो है, पुलिस महिला जो है, वो रिप्लाई करती है हंसते हुए कि देखो उसने कुछ किया नहीं है, उसने कुछ नहीं किया है, इसलिए लोग उसके घर का घेराव कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पर एक व्यक्ति है जो कि भाषण दे रहा होता है, और वो कहता है कि हम अथॉरिटीज से डिमांड करते हैं कि एक्शन लिया जाए, इमीडिएट एक्शन इस सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए। और इसके साथ ही उनके एमएलए को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा इस पूरे सिचुएशन के लिए। और इस पूरे डिस्कशन को देखकर जो दोनों दोस्त हैं वो आपस में बात करती हैं कि उसका काफ़ी लाउड वॉइस है इस व्यक्ति का, वो कुछ लीडर वगैरह होगा। तो दूसरी जो लड़की है वो रिप्लाई करती है मैंने उसे टीवी पर देखा है, वो अपोजिशन का मेंबर है। तो इस तरीके से ये पूरा डिस्कशन चलता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा स्टेट है जहाँ पर ये पूरा जिसका एग्जाम्पल देख रहे हैं वहाँ पर काफ़ी परेशानी है, वाटर का शॉर्टेज है, और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ लोगों को हो रही है। और यहाँ पर हमने एमएलए का जिक्र देखा कि एमएलए को रिस्पॉन्सिबल होना होगा, एमएलए को कुछ काम करना होगा, सरकार को काम करना होगा। ऐसी बात जो विपक्ष के लोग हैं या फिर जनता है वो सामने रख रहे हैं। अब यहाँ पर इसी से जुड़ा हुआ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, हु इज़ एन एमएलए, यानी आखिर ये एमएलए होता क्या है, ये कौन होता है। ऊपर के हमने सेक्शन में यानी कि ऊपर के एग्जाम्पल हमने देखा कि पटलपुरम में कुछ इवेंट हो रहे थे, और हमने वहाँ पर एमएलए का नाम सुना कि एमएलए को रिस्पॉन्सिबल होना होगा, एमएलए ने कुछ नहीं किया, सरकार ने कुछ नहीं किया। तो आपने कई बार कलेक्टर का नाम, मेडिकल ऑफिसर या फिर और भी दूसरे नाम सरकारी ऑफिसर के नाम सुने होंगे, लेकिन हो सकता है कि आपने एमएलए का नाम नहीं सुना हो सकता है आपने सुना भी हो। और इसके साथ ही लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है ये भी आपने हो सकता है नहीं सुना हो। और क्या आप जानते हैं कि आपने आपके एरिया का एमएलए कौन है, आपके एरिया का
विधायक भी हम उसे कहते हैं। विधायक कौन है और क्या आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस पार्टी से बिलोंग करता है? तो देखिए, लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया विधानसभा और एमएलए हो गया विधायक। हिंदी में आसानी से आप इसे समझ लेंगे। तो देखिए यहाँ पर आगे बताया गया है कि जो मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनको जनता द्वारा इलेक्ट किया जाता है, और जब वो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाते हैं तो वो आगे चलकर सरकार बनाते हैं। और इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो एमएलएज हैं वो जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उन्हें जनता द्वारा चुना गया अपने लीडर के रूप में। और नीचे दिए गए एग्जाम्पल्स हम इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझने पाएंगे। तो देखिए, इंडिया में जितने भी स्टेट हैं उनको लेजिस्लेटिव असेंबली एक दिया गया, यानी हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली मौजूद है, और हर एक स्टेट को छोटे छोटे इलाकों में, छोटे छोटे एरियाज में बांटा गया है, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है, यानी कि विधानसभा क्षेत्र कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल नीचे बताया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है हिमाचल प्रदेश का, और हिमाचल प्रदेश जो है उसको 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा गया है। और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो लोग हैं वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, जो कि जाकर लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनता है, जिसको कि एमएलए भी कहा जाता है, विधायक भी कहा जाता है। और आपने ये नोटिस किया होगा कि जो लोग हैं वो इलेक्शन में खड़े होते हैं अलग अलग पार्टी से, यानी कि कोई बीजेपी से खड़ा होगा, कोई कांग्रेस से खड़ा होगा, कोई बहुजन समाज पार्टी से खड़ा होगा, कोई कम्युनिस्ट पार्टी से खड़ा होगा। लोग जो हैं वो अलग अलग पार्टी से खड़े होते हैं, और वो जब चुनाव लड़ते हैं तो फिर जीत कर जो भी आता है वो एमएलए कहलाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बनता है। और ये जो एमएलएज हैं ये बिलोंग करते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से, क्योंकि देखिए जो स्टेट है वहां पर जब भी चुनाव होता है तो 68 इलाके हैं, तो 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से हो सकता है 10 पर बीजेपी जीत जाए, 20 पर कांग्रेस जीत जाए, 10 पर बसपा जीत जाए। तो इस तरीके से कुछ लोग जो होंगे वो बस बीजेपी के होंगे, कुछ कांग्रेस के होंगे, कुछ दूसरी पार्टी के होंगे। इसलिए जो एमएलएज हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब यहां पर आगे सवाल उठता है कि जो एमएलए हैं वो आगे चलकर मिनिस्टर्स या फिर चीफ मिनिस्टर्स कैसे बनते हैं। तो देखिए यहां पर आगे इस चीज को समझाया गया है कि जो पॉलिटिकल पार्टी है जिसके पास एमएलए हाफ की संख्या से ज्यादा होगा, यानी कि जितना भी टोटल संख्या है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, उसमें से आधे से ज्यादा जिस भी पार्टी के होंगे वो पार्टी जाकर सरकार बनाएगी। उस पार्टी के जो एमएलएज हैं वो मेजोरिटी में कहलाएंगे, वो पार्टी मेजोरिटी में कहलाएगी। यानी कि हिमाचल प्रदेश का देख लें तो हिमाचल प्रदेश में 68 टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की संख्या है, और इसमें से 34 जिस भी पार्टी के पास होगी, यानी कि 34 से ऊपर जिस पार्टी के पास होगा एमएलएज की संख्या, वो पार्टी सरकार बना सकती है। वो पार्टी जो है वो मेजोरिटी में है, वो सरकार बनाएगी, और वो जो पार्टी है वो अपने एमएलएज में से एक लीडर चुनेगी, और जो लीडर होगा वो चीफ मिनिस्टर बनेगा, और चीफ मिनिस्टर जो है वो आगे चलकर मिनिस्टर्स को चुनता है। और जो पॉलिटिकल पार्टी है जो कि मेजोरिटी में है उसको रूलिंग पार्टी कहा जाएगा, और इसके अलावा जितने भी दूसरे मेंबर्स हैं उनको अपोजिशन कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल जो लेजिस्लेटिव असेंबली है हिमाचल प्रदेश का, वहाँ पर 68 एमएलएज हैं, और इसमें से 34 से ऊपर जिस भी पार्टी के पास होंगे वो सरकार बनाएगी। तो यहाँ पर देखिए हिमाचल प्रदेश का मैप दिया गया है, एग्जाम्पल दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट दिखाया गया है कि 2003 इलेक्शन में जो असेंबली इलेक्शंस हुए थे हिमाचल प्रदेश में, उसका क्या रिजल्ट आया था। तो यहाँ पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है 43 सीट्स मिले थे, यानी 43 विधायक जीत कर आए थे। भारतीय जनता पार्टी के 16 विधायक जीत कर आए थे, दूसरी पार्टी के 3 थे, और इंडिपेंडेंट 6 की संख्या में थे। तो देखिए ये 2003 का है, क्योंकि ये जो बुक है ये काफ़ी पुराना है, और अभी अगर आप लेटेस्ट बुक देखेंगे तो उसमें 2017 का डाटा दिया गया है, जिसमें कि बीजेपी जीत कर आई थी। तो इसलिए उसको भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। वैसे इन दोनों बुक्स में कोई अंतर नहीं है, यहाँ पर जो ये एग्जाम्पल दिया गया है एग्जाम्पल सिर्फ चेंज हो गया है। तो देखिए यहां पर कहा जा रहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से जीत कर आए 2003 असेंबली इलेक्शंस में, और इसके बाद एमएलएज बने। और देखिए जो टोटल संख्या थी एमएलएज की वो थी 68, और जो जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास 34 एमएलए से ज्यादा होगी उसके पास मेजोरिटी होगी। और इस कंडीशन को फुलफिल करता था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था वो, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 43 एमएलए थे, यानी 34 से ज्यादा, और इसलिए वो पार्टी जो थी वो मेजोरिटी में आ गई और वो रूलिंग पार्टी बन गई। और इसके अलावा जितने भी एमएलए थे जो कि दूसरी पार्टी से बिलोंग करते थे वो अपोजिशन में आ गए, और वो अपोजिशन का हिस्सा हो गए। और इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी थी उसको मेजर अपोजिशन पार्टी का दर्जा दिया गया था, क्योंकि उसको इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा संख्या में एमएलए उसके ही थे, यानी बीजेपी के ही थे। और ऐसा नहीं था कि अपोजिशन में सिर्फ बीजेपी थी, बीजेपी के अलावा जितने भी दूसरे एमएलए जीत कर आए थे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में, या फिर जो दूसरी पार्टी के मेंबर्स थे वो भी अपोजिशन का हिस्सा बन गए, अपोजिशन का ही वो एक हिस्सा बन गए।
और इलेक्शन के बाद जितने भी एमएलएस थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के यानी रूलिंग पार्टी के, वो अपना एक लीडर चुनते हैं जो कि आगे चलकर चीफ मिनिस्टर बनता है। और इस कंडीशन में यानी ऊपर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास मेजोरिटी थी, उसमें से जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी के जो एमएलएस थे, उन्होंने श्री वीरभद्र सिंह को लीडर के रूप में चुना और वो आगे चलकर चीफ मिनिस्टर बने। और इसके बाद चीफ मिनिस्टर के पास ये अधिकार होता है कि वो मिनिस्टर्स को चुने, यानी जितने भी एमएलएस हैं उसमें से कुछ एमएलएस को मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किया जाएगा, बनाया जाएगा। और इलेक्शन के बाद जो गवर्नर होता है, यानी कि जो स्टेट का गवर्नर होता है, वो अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को और इसके साथ ही मिनिस्टर्स को। और इसके बाद जो चीफ मिनिस्टर है या फिर जो दूसरे जो मिनिस्टर्स हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट या फिर मिनिस्ट्रीज को संभालें, उसको चलाएं, और उनके पास अलग सेपरेट ऑफिसेज होते हैं। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो एक जगह होती है जहां पर जितने भी एमएलएज हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी को हो या फिर अपोजिशन के हो, वो आपस में मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और इस वजह से जो कुछ जो एमएलएज हैं उनके पास दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती, पहला तो एमएलए के रूप में और दूसरा मिनिस्टर के रूप में। तो इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आगे पढ़ेंगे। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां से आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।